नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 16, जिसका नाम क्या है बच्चों? पानी। तो इस पार्ट में हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? पानी के बारे में पढ़ेंगे कि पानी को हम कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आज के समय की मैं बात करूँ तो पानी की कितनी कमी हो रही है ना। पानी तो है पर शुद्ध पानी नहीं है। क्योंकि देखिए, हम किस पानी का उपयोग कर सकते हैं बताइए? पीने के लिए आप किस पानी का उपयोग कर सकते हैं? शुद्ध पानी का। शुद्ध पानी का उपयोग करेंगे ना, तो शुद्ध पानी की क्या हो रही है? कमी दिन ब दिन होते जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पार्ट में हम पानी के बारे में पूरा सब कुछ पढ़ेंगे कि कैसे जो जल है वो कैसे प्रदूषित होता है, हम क्या क्या कर सकते हैं इसको प्रदूषित होने से बचाने के लिए। ठीक है ना, तो ये आपका पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ पे ना क्या बोला जा रहा है, थोड़ा याद करो। क्या याद करना है? पहला पॉइंट देखिएगा, यदि पानी से भरे हुए बर्तन में, एक पानी से भरा हुआ बर्तन है, उसमें अगर आप 1 चम्मच शक्कर डालोगे, लकड़ी का बुरादा डालोगे और मिट्टी जैसे अगर पदार्थ डाल दोगे तो क्या होगा? आपको क्या लगता है, बताइए क्या होगा? अगर आप उसमें शक्कर डाल दें, फिर मिट्टी डाल दें और लकड़ी का बुरादा मतलब जो लकड़ी होता है ना, उसके जो ऐसे जब हम लोग लकड़ी को ऐसे छीलते हैं तो उसमें का जो वो बुरादा निकलता है, आपको पता होगा। अगर आप लकड़ी भी काटोगे ना, मतलब लकड़ी जब काटोगे तो उसमें का जो महीन महीन निकलता है ना भूसे जैसा, वो अगर आप उसमें डालोगे तो क्या होगा? आपको क्या लगता है, बताइए क्या होगा? वो पानी किसी काम लायक नहीं रह जाएगा, एकदम बेकार हो जाएगा, मतलब प्रदूषित हो जाएगा, है ना, गंदा हो जाएगा। क्या अब आप उस पानी का उपयोग कर सकते हो? नहीं कर सकते, है ना। दूसरा क्या है कि पानी की कौन सी अवस्थाएं होती है। अब बताइए कि जो पानी होता है इसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पानी की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? तो पहला होता है द्रव्य। द्रव्य आपको पता है, द्रव्य मतलब तरल, जैसे कि पानी, जो नॉर्मल पानी हम लोग पीने के लिए उपयोग करते हैं वो द्रव्य अवस्था में होता है। ठीक है। दूसरा, अगर मैं बात करूं पानी की अवस्था की, तो ठोस। ठोस मतलब क्या होता है? जैसे बर्फ, जब हम फ्रिज में समझिए पानी रखते हैं फ्रीजर में, तो क्या हो जाता है, जो पानी है ना वो एकदम ठोस हो जाता है, कठोर हो जाता है। उसको आप दबाओगे तो वो दबता नहीं है, क्योंकि वो ठोस हो चुका है। तो ये इसकी अवस्था हो गई, द्रव्य, ठोस। और तीसरा क्या? गैस। जैसे कि जब आपकी मम्मी खाना बनाती है तो आप लोग देखते होंगे जो पानी है ना वो भाप बन के ऊपर उड़ता जाता है, तो वो क्या हो गया? उसका गैस अवस्था। ठीक है, तो पानी की कितनी अवस्थाएं होती है समझिए। आपके परीक्षा में पूछ दिया गया तो क्या बताओगे? आपको याद रहेगा तभी बताओगे ना। तो पानी की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। अगला है कि पीने के पानी को स्वच्छ तथा अहानिकर बनाने के लिए क्या करते हैं। अब आप बताइए कि जो आपका पीने का पानी है उसको स्वच्छ बनाने के लिए हम क्या क्या करते हैं। हम उसको ऐसा बनाएं अहानिकर। अहानिकर मतलब जो हमको नुकसान न करे। तो इसके लिए क्या क्या करते हैं? तो इसके लिए बहुत सारे बहुत सारे साधन हैं जो उपयोग किए जाते हैं। जैसे एक जो नॉर्मली आप सभी घर में होता है, ये फिल्टर। फिल्टर आपको पता होगा, फिल्टर लगा दिया जाता है, उसमें से पानी स्वच्छ होकर बाहर निकलता है, जिसको हम लोग पीते हैं। और दूसरा एक और है फिटकरी घुमाना। क्या करते हैं ना, पानी में फिटकरी घुमा देते हैं। इससे भी क्या होता है, जो आपका पानी है वो शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो पानी शुद्ध करने के कई सारे उपाय हैं जिनको उपयोग में लाया जाता है। ओके, चलिए अभी आगे चलते हैं। तो आगे हम किसकी बात करेंगे बच्चों? पानी का प्रदूषण, यानी कि जल प्रदूषण की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है जल प्रदूषण, जल कैसे प्रदूषित होता है, ये हम यहाँ पर जानेंगे। तो करके देखो, क्या करके देखना है? देखिएगा यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है जिसे आप लोग को करना है। तो वर्षा होते समय, वर्षा मतलब बताया ना आप लोगों को, वर्षा मतलब क्या होता है बच्चों? बारिश। ठीक है, तो बारिश होते समय किसी खुली जगह में स्वच्छ बर्तन रखकर वर्षा का पानी एकत्र करो। मतलब जब बारिश हो रही है ना, तो आप एक काम करो, जैसे पानी देखो, एक स्वच्छ सा बर्तन ले लो, साफ सा बर्तन ले लो, और उसको ना मतलब बारिश हो रही है, आप ऐसे बाहर रख दो उसमें पानी इकट्ठा होने के लिए। फिर अब जो जमीन पे बहता हुआ पानी है, ठीक है, उसको भी एक बर्तन में भरिए। दोनों का निरीक्षण करिए। देखो, एक तो एकदम शुद्ध पानी है और दूसरा जो जमीन पे बह रहा था वो पानी है। दोनों को देखिए, क्या अंतर आपको दिखाई देगा? आप समझ सकते हो क्या अंतर दिखाई देगा? जो बारिश का पानी है वो एकदम शुद्ध होगा, है ना। समझिए, ये वाला बारिश का पानी है, इस बर्तन में मैंने बारिश का पानी ले लिया है, तो ये एकदम शुद्ध होगा, स्वच्छ होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी मिलावट नहीं की गई है। ये आसमान से गिरा, थाली में अटका, है ना, इस बर्तन में आकर के आया है। ठीक है,
तो ये कैसा होगा, एकदम शुद्ध पानी होगा। आप चाहो तो इसको पी भी सकते हो, इससे चाहे आप जो काम भी कर सकते हो। लेकिन वहीं जो हमने ज़मीन पर का पानी उठाया था, क्या आप इससे कुछ काम कर सकते हैं, बताइए। चलिए ठीक है, आप पी नहीं सकते, लेकिन क्या आप इससे नहा सकते हैं? आप बोलेंगे नहीं। अच्छा ठीक है, चलो नहा भी नहीं सकते, कपड़े धो सकते हो? नहीं भाई, नहीं धो सकते। अच्छा ठीक है, चलो कपड़े भी नहीं धो सकते, लेकिन क्या आप अपने हाथ धो सकते हो इससे? नहीं धो सकते। क्यों? क्योंकि ये ज़मीन का पानी है, ये गंदा हो गया है, ये तो दूषित हो गया है, इसके अंदर मिट्टी है, खरपतवार है, तो कौन इससे धोएगा? हाथ चाहे कपड़े चाहे, कौन नहाएगा इससे, है ना? सही बात है ना। तो ये पानी क्या हो गया बच्चों, प्रदूषित हो गया है, और ये पानी एकदम स्वच्छ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही बताने की कोशिश की जा रही है कि जल प्रदूषण किसे कहते हैं। तो देखो बच्चों, जब पानी में ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, ठीक है, अहानिकारक चीज़ें, खरपतवार, मिट्टी और भी जो चीज़ें होती है, जब ये मिक्स हो जाती हैं, मिश्रित हो जाती हैं, तब हम क्या कहते हैं कि जल प्रदूषित हो गया है ना। क्योंकि ये पानी का हम लोग किसी भी काम के लिए उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रदूषित है। अगर हमने इसका उपयोग किया, समझिए हमने पीने के लिए इसका उपयोग किया, तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं। समझ में आया आपको? चलिए आगे देखते हैं। कौन सा अंतर दिखता है, वो तो मैंने आपको बता दिया है ना, उसका कारण क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। पानी में अन्य पदार्थ मिश्रित होने पर वह अशुद्ध हो जाता है। कुछ पदार्थ पानी में तैरते हैं, जैसे जमीन पर से जो पानी बहता रहता है, उसमें कई पदार्थ ऐसे भी होते हैं ना जो तैरते रहते हैं, ठीक है, और कई तो ऐसे होते हैं जो एकदम से उसमें मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो उनके कारणों से क्या होता है, पानी ऐसा स्वच्छ नहीं दिखता है, गंदला सा दिखता है, गंदा सा दिखता है। जमीन पर का पानी जो हमने उठाया था वो कैसा गंदा था। ओके, गंदा देखने में ही वो इतना गंदा दिख रहा था, तो हम लोग उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जब पानी में मिश्रित पदार्थ सजीवों के लिए हानिकारक हो तो हम क्या कहते हैं कि पानी दूषित है। नदियाँ, सरोवर हमारे लिए पानी के स्रोत है, उनका पानी प्रदूषित कैसे होता है। देखो बच्चों, हमारे लिए पानी के स्रोत क्या क्या हैं, तो नदियाँ हैं, सरोवर हैं, और सरोवर और झील। ठीक है, सरोवर या फिर झील, ये सभी क्या है बच्चों, हमारे लिए पानी के स्रोत है, मतलब हमें इनसे ही पानी मिलता है। तो उनका पानी प्रदूषित कैसे होता है, क्या आपने कभी इसके बारे में विचार किया है? नहीं किया है तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर देखेंगे। बताओ तो, क्या बताना है बच्चों आप लोग को कि तुम्हारे घर के रसोई घर और स्नान घर से बाहर निकलने वाले धोवन जल में कौन कौन से पदार्थ मिश्रित होते हैं, ज़रा बताइए। तो जो आप लोग नहाते हो जिस पानी से, वो पानी जो नीचे गिर करके जाता है, उसमें क्या क्या मिश्रित होता है, या फिर जो आप कपड़े धोते हो, ये बर्तन धोते हो, ठीक है, रसोई घर में बर्तन ही मांजते हैं ना, तो वो जो पानी निकलता है नालियों के द्वारा, उसमें कौन कौन से पदार्थ मिश्रित होते हैं, क्या आप बता सकते हो? बता सकते हो? हाँ हाँ, बता सकते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि जब हम नहाते हैं तो कौन कौन से पदार्थों का उपयोग करते हैं। हम साबुन वगैरह लगाते हैं तो साबुन उसमें जा कर के मिल जाता है। उसके बाद ये जब बर्तन धोते हैं तो उसमें भी साबुन होता है। फिर अनाज के टुकड़े भी होते होंगे, क्योंकि जुट्ठा भी तो निकलता है ना, तो वो सभी वो पानी में मिश्रित होते रहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? देखो ये ना लेसन ना, ये जो आपका पार्ट है बड़ा ही आसान है, मैं बोल रही हूँ ना, आपको सब कुछ समझ में आएगा, बस आप समझते जाइए। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको नहीं पता है, ऐसा लगेगा कि आपको सब कुछ पता है, चाहे आप कोई सा भी पार्ट पढ़ो। अभी इसके आगे का जो पार्ट 17 है ना, वो भी बहुत ही आसान है, आप सब कुछ जानते हो, बस आपको यहाँ पे समझना है और परीक्षा में लिखना है। ठीक है, फिर धोवन जल और उसका निपटारा। अब ये जो धोवन जल होता है, अच्छा धोवन जल किसे कहते हैं बताइए? धोवन, अच्छा धोवन मतलब धोना, धोना। देखो जो जल कि कोई चीज धो करके निकला हो, उसे हम क्या कहेंगे? धोवन जल। जैसे कि बर्तन धोने के बाद जो जल निकला वो धोवन जल है, कपड़े धोने के बाद जो जल निकला वो है धोवन जल। ठीक है, तो धोवन जल और उसका निपटारा। निपटारा मतलब क्या होता है? उसका निस्तारण। निस्तारण मतलब क्या होता है? जैसे जो नालियाँ होती है उनके द्वारा उनका निपटारा किया जाता है ना, क्योंकि ये जो धोवन जल निकलता है उसका हम उपयोग थोड़े ना करेंगे, वो तो नालियों में बहा दिया जाता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? उसका निपटारा, यानी इसका निपटारा किया जा रहा है, निस्तारण किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो गाँव तथा शहरों के धोवन जल को एकत्र करके उसे किसी सुविधाजनक स्थान पर जल के बड़े भंडार में छोड़ते हैं। देखो बच्चों, क्या किया जाता है, जो गांव और शहरों के जो धोवन जल होते हैं उनको क्या किया जाता है? उनको सबसे पहले नालियों के द्वारा लेकर के जाया जाता है। ठीक है, नालियों में बहाया जाता है। अब वो नालियाँ जाकर के मिलती कहाँ पर है? तो कोई बड़ा सा जल का स्रोत होता है, वहाँ पर जाकर के ये पानी को गिरा दिया जाता है। ठीक है, निवासी इमारतों
से और उद्योगों, कारखानों आदि से निकलने वाले गंदले जल में कई प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। इनमें से कुछ घुलनशील तो कुछ अघुलनशील होती है। अब बच्चों ये जो धोवन जल निकलता है इसमें कई प्रकार की अशुद्धियां होती है। ऐसा थोड़ा ना कि ये धोवन जल है और एकदम शुद्ध है, हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, ऐसा तो कभी होता नहीं है। तो इसमें कई प्रकार की अशुद्धियां होती है, कुछ घुलनशील होती है तो कुछ अघुलनशील। घुलनशील मतलब क्या, जो उसमें घुल जाती है। याद रखो, एक एक चीज को याद रखो। घुलनशील मतलब क्या, जिसमें कुछ पदार्थ, देखो कोई पदार्थ है जो पानी में घुल गया वो क्या हो गया, घुलनशील, और जो नहीं घुला वो क्या हो गया, अघुलनशील। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अशुद्ध जल भंडार। देखिए बच्चों यहाँ पे सारा अशुद्ध पानी है, ये क्या है, अशुद्ध जल भंडार। पूरा धोवन जल वगैरह सब इसी में आता है। और जो बच्चों ये अशुद्ध पानी होता है ना, बहुत जब ज़्यादा दिनों तक रहेगा ना, जैसे मैं आप लोग को एग्जाम्पल देती हूँ, सुनो। एक काम करना ज़रा, जो धोवन जल आपका निकलता है ना, उस नाली में आप देखना, नाली तो वैसे खुली रहती है कभी कभी, वैसे हर जगह बंद रहती है लेकिन फिर भी कहीं कहीं खुली रहती है, तो आप देखना वो नाली एकदम कैसा, नाली का पानी जो है ना एकदम काला काला हो जाता है और उसमें से बहुत ही बेकार सी बदबू आने लगती है। क्यों भाई, वो पानी धीरे 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 करके खराब हो जाता है। ठीक है ना, इसके लिए। और पूरा काला काला एकदम से हो जाता है। गंदे पानी में रोगों का प्रसार करने वाले सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। कारखानों के गंदले जल में विषैले पदार्थ होने की संभावना अधिक होती है। इस प्रकार का पूरा दूषित जल जैसा का तैसा जल भंडारों में छोड़ दिया जाए तो जल स्रोत प्रदूषित होकर वे हानिकारक सिद्ध होते हैं। देखो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो गंदे पानी होते हैं उसमें ना विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो रोगों का प्रसार करते हैं। मतलब वो सूक्ष्म जीव अगर रहेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। ठीक है। और जो कारखानों के गंदे पानी होते हैं उसमें ना विषैले पदार्थ होते हैं, क्योंकि कारखानों, जो फैक्ट्रियां वगैरह होती हैं, यहाँ पे अलग अलग तरीके के केमिकल्स होते हैं, है ना, रासायनिक चीज़ें होती हैं, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकती है, विषैली भी हो सकती है। ठीक है। तो वे सभी पदार्थ उसमें मिश्रित होते हैं। अब बताइए कि ये जो पूरा पानी है, ऐसे ही जिसमें पूरा विषैली चीज़ें मिली हुई हैं, जो इतना गंदा है, सूक्ष्म जीव है, अगर इनको वैसे ही जल के भंडारों में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, जो जल का भंडार है वो पूरा के पूरा गंदा हो जाएगा। जैसे समझिए कि कोई पानी है जिसको नदी में छोड़ा जाता है। ठीक है। तो अब वो गंदा पानी, वो जो धोवन जल है, अगर मैं उसको नदी में छोड़ती जाऊंगी तो नदी का पूरा पानी बेकार हो जाएगा। आप ही सोचिए ना, इस पानी के कारण नदी का पूरा पानी बेकार हो जाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है बच्चों, सुनिएगा यहाँ पर, इसलिए धोवन जल पर प्रक्रिया करके ही उसे बाहर निकालने की अनिवार्यता कारखानों के स्वामियों पर लागू की गई है। मतलब जो कारखाने के मालिक हैं उनको क्या बोला गया है कि आप ना क्या करो कि ये जो पानी आप निकाल रहे हो, ठीक है, मतलब जो भी वो गंदा पानी आप निकाल रहे हो उसके ऊपर सबसे पहले प्रक्रिया करो, वो जो विषैली चीज़ें मिली हुई हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करो, और जब ऐसा हो जाए तब उसको बाहर निकालो। इससे क्या होगा, जो जल के स्रोत है, जो जल के भंडार है, ठीक है, जहाँ पे ये पानी को छोड़ा जा रहा है, वो दूषित नहीं होंगे और आपका पानी बचा रहेगा। ठीक है। इसी प्रकार गाँव के धोवन जल तथा गंदे पानी को जल स्रोतों में छोड़ने से पहले उन पर शुद्धिकरण की प्रक्रिया की जाती है। और इसी तरीके से जो गाँवों और शहरों के जो गंदे पानी होते हैं, जो धोवन जल होता है, उनके ऊपर भी प्रक्रिया की जाती है और उनको शुद्ध करने के बाद ही क्या किया जाता है, जल के जो भंडार है वहाँ पर छोड़ा जाता है। ऐसा करने से क्या होगा, जल जो है आपका प्रदूषित होने से बच जाएगा। समझ में आया ना क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। देखो, जो धोवन जल वगैरह धोवन जल होते हैं और जो कारखानों के गंदे पानी होते हैं, विषैले पानी होते हैं, उनके ऊपर अच्छी तरीके से प्रक्रिया की जाती है, उनको शुद्ध किया जाता है, फिर बाद में उसको छोड़ा जाता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हमने ऐसे ही छोड़ दिया पानी को तो पूरा जो जल स्रोत है वो पूरा के पूरा गंदा हो जाएगा। जैसे इस पानी को हम नदी में छोड़ रहे हैं तो नदी का पूरा पानी दूषित हो जाएगा, है ना। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पानी को सबसे पहले शुद्ध करते हैं और फिर बाद में उसको उसमें छोड़ा जाता है। ठीक है। ऐसा करने से हम क्या कर सकते हैं, जल प्रदूषण से बच सकते हैं। तो समझ में आया आपको क्या क्या प्रयास किए जाते हैं जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए। नदियों के बहते हुए पानी का प्राकृतिक रूप से भी कुछ अंश शुद्धिकरण होता रहता है। देखो बच्चों, जो नदियाँ होती हैं, मतलब नदियाँ, वो आपको पता है वो हमेशा बहती रहती है। ठीक है। तो इनका जो जल होता है ना, उनका प्राकृतिक रूप से भी शुद्धिकरण होता रहता है। मतलब जो प्रकृति है वो भी उनको शुद्ध करती रहती है। समझ में आया आपको।
इसके अतिरिक्त गांव को पानी की आपूर्ति करने से पहले उसका शुद्धिकरण किया जाता है। और इसके अलावा देखो, नदियों का पानी तो अपने आप वो शुद्धिकरण होता रहता है प्राकृतिक तरीके से, लेकिन जब उस पानी का उपयोग गांव में भेजने के लिए, ठीक है, किया जाता है तो उस पानी को अच्छे से शुद्ध किया जाता है, फिर बाद में उसको उपयोग करने के लिए भेजा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्या बोला जा रहा है, क्या तुम जानते हो, क्या जानना है हमको, सुनिएगा ध्यान से। अगर नदी के पानी में बहुत ही अधिक मात्रा में अशुद्धियाँ हो जाती हैं तो क्या होता है, जो प्राकृतिक रूप से पानी शुद्ध होता रहता है उसकी प्रक्रिया ना मंद पड़ जाती है, यानी धीरे पड़ जाती है। ठीक है, धीरे धीरे होने लगती है, जिसके कारण जो पानी रहता है ना उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, और इसके कारण क्या होता है, जो उसमें रहने वाले जीव हैं उनका जीवन संकट में पड़ जाता है। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पानी को, नदियों के पानी को दूषित ना करें, ठीक है, उसको अशुद्ध ना करें। अब यहाँ पर हम देखेंगे पानी का शुद्धिकरण। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक क्रिया दी गई है जो आप लोग खुद से कर सकते हो और देख सकते हो पानी का शुद्धिकरण कैसे होता है। चलो मैं आप लोग को बताती हूँ। देखो, सबसे पहले आप एक प्लास्टिक की बोतल ले लीजिए बच्चों, बोतल, प्लास्टिक की बोतल, पता है ना, जिसमें पीते हैं हम लोग पानी। तो वो प्लास्टिक की बोतल ले लीजिए और उसका ढक्कन निकाल कर उसके मुँह पर एक स्वच्छ कपड़े का एक टुकड़ा बांधो, मतलब एक साफ सुथरा और एक कपड़ा का टुकड़ा ले लो और उसके मुंह पर बांध दो। जैसे यहाँ पर बांधा गया है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। देखो, ये इसका मुंह है ना, तो इसके ऊपर कैसे वो कपड़ा बांधा गया आप बांध लीजिए। और फिर क्या क्या करना है सुनिएगा। और उसका निचला भाग सावधानी से काटकर अलग करो। अब क्या करना है, जो बोतल का निचला भाग होता है उसको आप काट करके अलग कर दीजिए, उसको निकाल दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए कैसे ये बोतल को काटा हुआ है, वैसे ही आप काट दीजिएगा, ठीक है। अब आपको इसमें डालना क्या है, तो सुनिए, ध्यान रखिएगा, हाँ, एक भी चीज ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बोला गया वैसे ही आप डालिएगा। तो बोतल को औंधी पकड़कर, जैसे ऐसा यहाँ पे चित्र में दिखाया गया वैसे, ठीक है। आकृति में दिखाए अनुसार उसमें कोयले का चूर्ण, सबसे पहले देखो बच्चों, सबसे पहले आपको इसमें क्या डालना है, कोयले का चूर्ण डालना है। जो कोयला होता है ना उसका चूर्ण, ठीक है, उसका महीन वाला टुकड़ा। फिर उसके बाद महीन बालू। देखो, एक ना मोटी बालू आती है, एक महीन बालू आती है। तो सबसे पहले तो कोयले का बारीक जो पिसा हुआ रहेगा चूर्ण डालना, उसके बाद महीन बालू, फिर बाद में मोटी बालू, ठीक है। और कपड़ा तो आपने लगाया ही है, तो ये सारी चीजें आप डाल दीजिए। देखिएगा कैसे यहाँ पर बताया गया वैसे ही आप चाहो तो घर पे इस प्रक्रिया को कर सकते हो। आप देखोगे कि आपका पानी कैसे शुद्ध होता है, ठीक है। अब करना क्या है, अब क्या करोगे, तो इसमें ना पानी आप डालो, जैसे आकृति में दिखाया गया है। देखो यहाँ पे बोतल को ऊपर दी गई आकृति की तरह रखो और बोतल में कचरा युक्त गंदला पानी धीरे धीरे भरो। क्या करना है बच्चों, आपको इस बोतल में ना गंदा पानी, कचरे वाला पानी, ठीक है, धीरे धीरे करके भरना है। देखो इस प्रकार से उसमें धीरे धीरे ऊपर से डालना है, हाँ, ऐसे करके धीरे धीरे वो पानी आप उसमें डालिए। बोतल के कटे हुए भाग में गिरने वाले पानी का निरीक्षण करो। यह पानी स्वच्छ दिखाई देता है, फिर भी इसमें सूक्ष्मजीव हो सकते हैं, यह तुम सीख चुके हो। सुनिए बच्चों, आप लोग जब इसमें पानी डालेंगे ना, तो जब नीचे जो पानी गिरेगा वो तो आपको एकदम साफ दिखाई देगा, आपको शुद्ध दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, सुनो, इसके शुद्धता की, तो ये एकदम से शुद्ध नहीं है। ये आपको दिख रहा है साफ, लेकिन ये एक्चुअली में शुद्ध नहीं है, क्योंकि इसमें कई सारे सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं, है ना, एकदम छोटे छोटे जीव जिसको हम देख भी नहीं सकते। इसलिए ये पानी को हम शुद्ध नहीं बोल सकते, लेकिन ये दिखने में शुद्ध जरूर है, ठीक है। अब जल शुद्धिकरण केंद्र की बात करेंगे। जल शुद्धिकरण केंद्र मतलब वह केंद्र जहां पर जल को क्या किया जाता है बच्चों, शुद्ध किया जाता है, ठीक है, ताकि उसका उपयोग हम लोग कर सकें। तो ऐसे केंद्र हम लोग देखेंगे। तुम्हारे गांव को पानी की आपूर्ति करने वाले जल शुद्धिकरण केंद्र पर अपने शिक्षकों के साथ जाओ और वहां के अधिकारियों की अनुमति लेकर उनका साक्षात्कार लो। निम्नलिखित प्रश्न पूछकर जल शुद्धिकरण प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करो। तो सुनिए बच्चों, ये तो आप ही लोग कर सकते हो। आप लोग को क्या करना है, अपने शिक्षकों के साथ ना कहाँ पे जाना है, किसी भी गांव में, गांव मतलब गांव होता है ना, तो वहाँ पे जहाँ से जल की आपूर्ति की जाती है उस गांव में, वहाँ पर एक जल शुद्धिकरण केंद्र भी होता है। तो कोई भी आप जल शुद्धिकरण केंद्र पे जाइए और मतलब कोई एक अधिकारी से, ठीक है, आप लोग ना प्रश्न पूछिएगा, उनका साक्षात्कार लीजिए, मतलब उनका इंटरव्यू लीजिए, ठीक है। तो कौन कौन से प्रश्न पूछने हैं वो मैं दिखाती हूँ। पहला प्रश्न आप पूछिएगा कि सार्वजनिक जल पूर्ति के लिए किस जल स्रोत से पानी लाया जाता है। देखो यहाँ पर आपको जाना है, पर अकेले नहीं जाना, अपने शिक्षकों के साथ जाना है, ठीक है।
तो क्या पूछना है आपको, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कि सार्वजनिक जलापूर्ति के लिए किस जल स्रोत से पानी लाया जाता है, मतलब पानी कहाँ से लाया जाता है इसका बताइए। फिर प्रतिदिन कितने लीटर पानी का शुद्धिकरण किया जाता है, क्योंकि वो जल शुद्धिकरण केंद्र है, वहाँ पे पानी को शुद्ध किया जाता है, तो रोज कितने लीटर पानी को शुद्ध किया जाता है। और आप ये भी प्रश्न पूछ सकते हो कि पानी स्वच्छ, पारदर्शक तथा निर्जंतुकीकरण बनाने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं की जाती हैं, और इसके लिए पानी को स्वच्छ, पारदर्शक और रोगाणु रहित करने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं की जाती हैं। और चौथा प्रश्न आप पूछ सकते हो कि ये प्रक्रियाएं किस क्रम में की जाती है, मतलब पहले कौन सी प्रक्रिया की जाती है, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी, ठीक है। पांचवा, पानी की दुर्गंध कम करने के लिए क्या करते हैं। और पानी क्योंकि वो अच्छा पानी नहीं है, खराब पानी है, तो उसके दुर्गंध को दूर करने के लिए भी क्या किया जाता है। ये सारे प्रश्न आप उनसे पूछ सकते हो, और इन प्रश्नों के माध्यम से आपको कई सारी जानकारियां मिल सकती है, क्योंकि जब ये लोग इसका उत्तर देंगे तब आपके पास नई नई जानकारियां आएंगी, ठीक है ना। तो ये आप लोग कर सकते हो अपने स्कूल के शिक्षकों के साथ जाकर के, ठीक है। क्या तुम जानते हो, क्या जानना है बच्चों, देखो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़रूरी बातें लिखी होती है जो आपके काम आ सकती हैं, ठीक है ना। वैसे तो सब कुछ आपके काम आएगा, पर इसको भी पढ़ना ज़रूरी होता है। तो अगर मैं समझिए कभी नहीं पढ़ाई तो आप लोग खुद से एक बार पढ़ना जरूर, ठीक है। वैसे तो मैं सब कुछ पढ़ा देती हूँ, लेकिन फिर भी समझिए छूट गया, तो ये जो है ना क्या तुम जानते हो, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो क्या दिया इसमें सुनिएगा। यात्रा करते समय प्रायः हम बोतल बंद पानी खरीद कर पीते हैं। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे जैसे स्थानों पर पीने के पानी की बोतलें बेची जाती हैं। पानी की इस बोतल पर कौन सी जानकारियाँ छपी होती हैं, वे पढ़ो और अन्य लोगों को भी बताओ। देखो बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जब यात्रा करते हैं तो पानी की बोतल अपने साथ नहीं लेकर के जाते। वैसे तो हम लोग कभी कभी लेकर के भी जाते हैं, लेकिन मतलब ऐसा कभी कभी हो जाता है कि हम पानी की बोतल ही नहीं लेकर के जाते। तो क्या करते हैं हम, बताइए। जो रेलवे स्टेशन या फिर बस अड्डे पर जो पानी की बोतलें बेची जाती हैं उनको हम खरीद करके पीते हैं। यही करते हैं ना, जो बिस्लरी की बोतल मिलती है इतनी बड़ी वाली, ठीक है, उसको हम खरीदते हैं और फिर उसको पीते हैं। अब ये जो आपका बॉटल है ना, इसके ऊपर कौन कौन सी जानकारियाँ छपी रहती हैं, इसको आप पढ़िएगा जरूर। तो क्या पढ़ेंगे, अगर आप पढ़ेंगे उस पर क्या लिखा रहेगा, बताइए। वो पानी है, मतलब वो पानी कब भरा गया उसमें, और कब तक यूज़ किया जा सकता है, कब तक उसका उपयोग कर सकते हैं, ये जानकारी वहाँ पे छपी रहती है, ठीक है। तो पानी खरीदते समय, जब भी आप पानी खरीद रहे हैं ना, तो इस जानकारी को आप अवश्य पढ़िए कि इस बोतल का हम लोग, इस बोतल के अंदर जो पानी है उसका उपयोग हम कितने समय तक कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से पानी की बोतल खोलने के बाद क्या करना चाहिए आपको, पूरा पानी जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए, और पानी समाप्त हो जाने के बाद क्या करना चाहिए, बताइए। बोतल को तोड़ मरोड़ कर कचरे के डिब्बे में डाल देना चाहिए। क्यों ऐसा, बताइए, क्यों ऐसा करना है। बोतल को हमने पानी पी लिया, फिर बोतल को तोड़ मरोड़ कर कचरे के डिब्बे में क्यों डालना है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही फेंक दोगे ना तो ऐसा हो सकता है कि वो लोग क्या करें, इसका दोबारा से उपयोग कर ले, फिर वही वाटर लेकर के जाएं और उसी में पानी भर के फिर से बेचने लगे, है ना। इसीलिए आपको क्या करना है, उसको तोड़ मरोड़ करके कचरे के डिब्बे में डालना है, ठीक है। ऐसे इधर उधर नहीं फेंकना है। बताओ, तो क्या बताना है कि यदि किसी क्षेत्र में दीर्घ काल तक वर्षा न हो तो वहाँ के लोगों के जीवन पर कौन से कुप्रभाव पड़ेंगे। अब बताइए आप, अगर किसी भी क्षेत्र में, कोई भी एक क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत दिनों तक बारिश हो ही ना, तो वहाँ के जो लोग हैं उनके जीवन पर कौन कौन से प्रभाव पड़ सकते हैं, इसके बारे में आप चर्चा करिए अपने दोस्तों के साथ, और फिर बताइए क्या क्या हो सकता है। आपको समझ में आ रहा है क्या, बताइए क्या क्या हो सकता है। अगर बारिश नहीं हुई तो, अगर कोई गांव है वहाँ पे बारिश नहीं हुई तो बेचारे किसान क्या करेंगे, क्योंकि किसान लोग क्या करते हैं, बारिश का इंतज़ार करते हैं खेती के लिए। अब समझिए बारिश ही नहीं हुई तब तो उनकी खेती बाकी ही रह जाएगी। और कौन से प्रभाव पड़ सकते हैं, जैसे शहरों में पानी की बहुत कमी होती है, ठीक है, तो यहाँ पे बारिश होना ज़रूरी होता है। अगर बारिश नहीं हुई तो पानी की भी कमी हो सकती है ना, बहुत सारे कुप्रभाव पड़ सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे बच्चों, सार्वजनिक जल शुद्धिकरण केंद्र में की जाने वाली प्रक्रियाएं, मतलब कैसे जल को शुद्ध किया जाता है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं की जाती है, उनको हम समझेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे,
निथरता, गांव के जल स्रोत से लाया गया पानी टंकियों में स्थिर छोड़कर उसमें फिटकरी डालते हैं। देखो बच्चों, निथरना मतलब ये एक प्रक्रिया है, ठीक है। तो क्या किया जाता है, जो गांव के जल स्रोत है, जैसे कि गांव में कोई नदी वगैरह है, तो वहां से पानी लाया जाता है इन टंकियों में, और फिर इसको शुद्ध करने के लिए उसमें फिटकरी को घुमाया जाता है, ठीक है। फिटकरी डालते हैं, इससे क्या होता है, ये पानी शुद्ध होता है। तो ये एक प्रक्रिया हो गई। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे नीचे इसके ये देखिए, यहाँ पे ऑक्सीकरण, ठीक है। इस प्रक्रिया का नाम क्या है, ऑक्सीकरण। तो पंप की सहायता से पानी में हवा प्रवाहित करते हैं, फलतः हवा की ऑक्सीजन पानी में मिश्रित हो जाती है। देखो अभी यहाँ पे क्या किया जाता है ना, इस पानी में पंप की सहायता से हवा को उसमें मतलब प्रवाहित किया जाता है, उसमें डाला जाता है। इससे क्या होता है, जो पानी में ऑक्सीजन है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, मतलब वो जो ऑक्सीजन है वो पानी में मिश्रित हो जाता है, हवा की ऑक्सीजन, ठीक है। जैसे हमने देखा था ना, अगर पानी में ऑक्सीजन की कमी हुई तो जो जीव है उनमें रहने वाले वो सभी मर सकते हैं, मतलब पानी में ऑक्सीजन होना ही चाहिए। तो इस प्रकार से उसमें ऑक्सीजन को डाला जाता है। फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे, इधर देखिए, छन्नक यंत्र द्वारा पानी छानते हैं, और एक यंत्र होता है छन्नक यंत्र, जिसके द्वारा पानी को छाना जाता है। और फिर यहाँ पे निर्जंतुकीकरण, यानी इनको रोगाणु रहित किया जाता है, इसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको मारा जाता है, ठीक है। तो क्लोरीन मिश्रित करके, इसमें क्लोरीन मिलाया जाता है, ठीक है, जिससे उसमें जो सूक्ष्म जीव है वो मर सके और पानी एकदम शुद्ध हो सके। तो ये कुछ प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा पानी को शुद्ध किया जाता है, ठीक है। और ये जो मतलब ये जो फोटो आप देख रहे हो ना, तो ये कहाँ का है, तो पार्वती जल शुद्धिकरण केंद्र पुणे महानगर, नगर पालिका पुणे, जो पुणे में है, ठीक है। तो वहीं से यहाँ पे तस्वीरें ली गई हैं कि किस प्रकार से ये पानी शुद्ध किया जाता है और फिर आप लोगों के घरों तक पहुँचाया जाता है। जैसे म्यूनसिपालिटी का पानी आता है तो क्या ऐसे ही चला आता है, नहीं, जल स्रोतों से पानी लाया जाता है, नदियाँ जो भी तालाब वगैरह हैं, गाँव खेड़ों से लाया जाता है पानी को, और फिर उसके बाद उसको शुद्ध किया जाता है और फिर आपको वो आपके घरों तक छोड़ा जाता है। समझ में आया आपको? चलिए अभी हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, अकाल। तो क्या आप जानते हो अकाल किसे कहते हैं? अकाल, अकाल मतलब क्या, एकदम से कुछ भी, अकाल पड़ना मतलब क्या, कुछ ना खाने के लिए होता है ना पीने के लिए होता है, लोग दर बदर ऐसे भटकने लगते हैं, मरने लगते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, अकाल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है सुनिएगा, वाष्पीभवन द्वारा जमीन का पानी निरंतर भाप में परिवर्तित होता रहता है। इसके कारण वर्षा न होने वाले क्षेत्रों की नदियाँ, ताल तलैया, कुएं, बांधों के पानी का स्तर वाष्पीभवन के कारण क्रमशः कम हो जाता है, अथवा इनमें से कुछ स्रोत तो सूख जाते हैं, जमीन भी शुष्क हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में पशुओं, पक्षियों और हमारे लिए भी पीने के पानी की कमी प्रतीत होती है। खेती के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं होता, इसे ही हम अकाल कहते हैं। अकाल एक प्राकृतिक आपदा है। देखो बच्चों, अकाल किसे कहते हैं? वैसे खाना वाना नहीं मिलता है, ये भी एक अकाल ही है, लेकिन अकाल ये भी होता है, क्या होता है, देखो बच्चों क्या होता है, जमीन का पानी निरंतर जो ये सूरज जी उगते हैं तो वाष्पीभवन होता रहता है ना, मतलब जमीन का पानी ऊपर जाते रहता है। इसके कारण क्या होता है, जहाँ पे वर्षा नहीं होती वहाँ के प्रदेशों की जो नाले नलियाँ हैं, ताल तलैया है, वे सभी क्या हो जाती है, सूख जाती है वाष्पीभवन के कारण, ठीक है। और उनका पानी भी पूरा मतलब खत्म हो जाता है, वो पूरा सूख जाते हैं ना, तो जमीन भी क्या हो जाती है, एकदम से शुष्क हो जाती है, पूरी सूख जाती है। और कुछ जल स्रोत तो पूरा के पूरा सूख जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में, और जब ऐसा कुछ परिस्थिति मतलब जब ऐसी परिस्थिति होती है तो पशुओं, पक्षियों और यहाँ तक कि हमारे लिए भी पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है। तो यही जो स्थिति है इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, अकाल कहते हैं, ठीक है। और अकाल क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है, वो इंसानों ने नहीं ये आपदा दी है, ये भगवान जी ने दी है, मतलब ये एक प्रकृति ने हमें दी है, ठीक है। क्योंकि इसमें हमारी कहीं ना कहीं हमारी ही गलती है। हम क्या करते जाते हैं, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते जाते हैं और भी पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, पशु पक्षियों को मार करके खाते हैं। तो बताइए, प्रकृति बस हम जो प्रकृति है क्या वो बस हमको देगी और हम उससे छीनते जाएंगे, ये कहाँ का न्याय है ना। वो अपना बदला तो लेगी, क्योंकि देखो वो बहुत सहन करती है, लेकिन जब हद से ज़्यादा हो जाता है तब वो अपना बदला अवश्य लेगी। इसीलिए हमको प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, जो प्राकृतिक रूप से है जियो और जीने दो। आपने सुना होगा ना, हमें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है। ऐसे अपने फायदे के लिए हम पेड़ को कैसे काट सकते, किसी भी पशु पक्षियों को हम कैसे
मार सकते हैं, है ना। तो जब हम ये सारे दुष्कर्म करते हैं तभी जाके ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। अगर आप एकदम अच्छे से रहोगे, किसी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे, अगर आप प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो आपको भी वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी, है ना। इसलिए हमको प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें हैं उनको वैसे ही रहने देना चाहिए, उसको ज़्यादा छेड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसको आप छेड़ोगे वो तो अपना बदला लेगा ही ना। आगे देखते हैं, अकाल की स्थिति में अनाज और पशुओं के लिए चारा मिलना कठिन होता है। देखो बच्चों, अभी खाने वाली बात आई गई। जब अकाल होती है ना, देखो क्योंकि पानी खत्म, जमीन पूरी सूख गई है, जमीन पूरी सूख गई, तो बताइए वहाँ पे कोई, पूरी मिट्टी सूखी हुई है तो वहाँ पे कोई फसल होगी, घास फूस होंगे। जब ऐसा कुछ होता नहीं तो पशुओं के लिए बेचारे, उनको खाने के लिए खाना भी नहीं मिल पाता है, ठीक है। अपने राज्य, देश अथवा विश्व के किसी भी भाग में अकाल पड़ने जैसी स्थिति के बारे में तुमने सुना होगा, और कभी कभी आपने सुना होगा कि इस देश में अकाल पड़ा है, ठीक है। जिस भाग में अकाल पड़ता है वहाँ के लोगों को विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। उस क्षेत्र की समस्त वनस्पतियों, प्राणियों को भी अकाल का आघात लगता है। सुनिएगा बच्चों, जिस भाग में भी अकाल पड़ता है वहाँ पर तो जनजीवन एकदम खतरे में आ जाता है। अब जीने की तो आशा किसी की होती ही नहीं, क्योंकि जब कुछ रहेगा ही नहीं, ना पानी ना खाना, तो इंसान जीवित कैसे रहेगा, क्योंकि यही तो मुख्य ज़रूरतें हैं। क्योंकि आज के टाइम पे हमको जीने के लिए खाना चाहिए, है ना, तभी तो हम जी पाएंगे। अब ये दोनों चीज़ें नहीं रहेंगी तो बताइए क्या हम जीवित रह पाएंगे। तो वही बहुत ही विकट परिस्थिति का निर्माण हो जाता है। वहाँ के जो वनस्पतियाँ होती हैं, जो पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, उनको भी आघात लगता है, ठीक है। अकालग्रस्त भाग के निवासियों और प्राणियों को सरकार द्वारा अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। और अकाल की परिस्थिति में कभी कभी सरकार भी हमारी सहायता करती हैं, ठीक है। जो सरकारें होती हैं वो हमारी सहायता करती हैं। जो भी लोग अकाल से ग्रस्त होते हैं उनको स्थलांतरित किया जाता है, मतलब उनको वहाँ से दूसरे जगह पे पहुँचाया जाता है ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। साथ साथ समय पड़ने पर उन्हें खाद्यान्न, चारा, पानी इत्यादि की आपूर्ति की जाती है। पालतू प्राणियों की देखभाल करने के लिए चारा आदि प्रबंध किया जाता है। देखिए बच्चों, इनको अभी ला दिया गया, मतलब वो जहाँ पे अकाल पड़ा था वहाँ से तो इनको ला दिया गया, तो साथ ही साथ इनको खाने के लिए भी दिया जाता है ताकि इनका पेट भी भरा रह सके। जो पशु पक्षी होते हैं उनको भी चारा उपलब्ध कराया जाता है। मतलब अकाल की स्थिति में सरकार भी हमारी मदद करती हैं। अब क्या करना चाहिए सुनिएगा, तुम्हारी कक्षा की सैर गाँव से दूर कोई झील देखने के लिए जाने वाली है। पूरे दिन के लिए आवश्यक पीने के पानी की व्यवस्था करनी है। तो आपको क्या करना चाहिए बताइए, अभी आप सोचिएगा क्या करना है। समझिए आपके पूरे जो क्लास के बच्चे हैं वो चल रहे हैं सैर करने, अब पानी का इंतज़ाम आपको करना है, तो क्या कर सकते हो, सोचिए क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, जल प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका ये पार्ट खत्म हो जाएगा। बस इसमें लास्ट यही टॉपिक बचा हुआ है, जल प्रबंधन। अच्छा एक बात बताइए, प्रबंधन मतलब क्या होता है? इंग्लिश में अगर इसको बोला जाए ना तो मैनेजमेंट आप बोल सकते हैं। प्रबंधन मतलब क्या, उसका प्रबंध करना, यानी जल प्रबंधन, जल का प्रबंध करना, मतलब कैसे हम लोग जल को बचा सकते हैं, कैसे उसको सुरक्षित करके रख सकते हैं ताकि हम उसका भविष्य में उपयोग कर सकें, ठीक है। इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। वर्षा द्वारा हमें बार बार पानी उपलब्ध होता है। जैसा कि आप लोग जानते हो, जब बारिश होती है तो हमको बार बार पानी उपलब्ध होता है ना। सामान्यतः पूरे वर्ष में हमें 4 महीने वर्षा का पानी मिलता है। यदि बरसात के पानी का संग्रह न करें तो दैनिक उपयोग के लिए हमें पानी उपलब्ध नहीं होगा, है ना बच्चों। सुनिएगा, अब जो वर्षा का पानी होता है उससे हमें, मतलब वो हमें पानी उपलब्ध कराता है, लेकिन अगर आप बारिश के पानी को संग्रह नहीं करोगे, क्योंकि हमें पता है बारिश का सीजन खाली 4 महीने ही होता है, साल में खाली 4 महीने, पूरे साल थोड़े ना बारिश होती है, खाली 4 महीने होती है। तो अगर हम ये महीने में बारिश के पानी का संग्रह कर ले, उसको सुरक्षित कर ले, तो हमें आगे आने वाले समय में पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्षा के जल को रोकना सीखो, रुके हुए जल को रिसवाना सीखो। देखो बच्चों, यहाँ पे बहुत बड़ी बात लिखी हुई। क्या बोला जा रहा है कि वर्षा के जल को रोकना सीखो, जो बारिश का पानी है उसे आप रोकना सीखिए। रोकना मतलब उसको रोकिए। अच्छा, रोकने का मतलब क्या है, आपको क्या लगता है?
रोकना मतलब क्या, देखो हमारे जो सरकारें हैं वो क्या करती है, बारिश के पानी को इकट्ठा करने का प्रयास करती है। इससे क्या होता है, अगर वो इकट्ठा करके रखेंगी तो भविष्य में उसका उपयोग किया जा सकता है। तो वही हो गया रोकना। और रिसवाना मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर समझिए यहाँ पे मिट्टी है और हमने उसके ऊपर पानी डाली, तो वो जो पानी रहता है वो धीरे से सूख जाता है। तो बताइए वो पानी गया कहाँ गया, जमीन के अंदर चला जाता है, यानी रिस जाता है। तो उसको कहते हैं रिसवाना। तो हमें क्या करना चाहिए, देखो दो में से आप एक काम कर सकते हो, या तो बारिश के पानी को रोकना सीखो। अब आप बोलोगे अरे बाप रे इतना बारिश आता है, पानी को रोके कहाँ पे, हमारे पास इतनी बड़ी टंकी थोड़े ना है। ठीक है चलिए भाई, अभी आप छोटे हैं, आप टंकी का निर्माण भी नहीं करवा सकते है ना, क्योंकि बड़े लोग टंकी का निर्माण करवा सकते हैं। अब आप उनसे बोलेंगे तो वो करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो समझिए पहला काम तो आप नहीं कर सकते, लेकिन दूसरा काम तो आप कर सकते हैं, बारिश के पानी को रिसवा सकते हैं। बच्चों ये ना बहुत ही आसान है, सुनिएगा मैं आपको समझाती हूँ। जो बारिश का पानी है वो रिसेगा कहाँ पर, जहाँ पर मिट्टी रहेगी वहाँ पर। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो कि पूरा जो बारिश का पानी है ना वो एक जगह पे बह करके आए। ठीक है, जैसे समझिए आपके छत पे बारिश हो रही है, ठीक है, तो जो छत का पानी है आप एक पाइप तो लगवा सकते हो कि वो जो छत का पानी है वो एक पाइप के द्वारा आए, नीचे 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 आए, और जहाँ पे मिट्टी हो वो पाइप वहाँ पर आकर के मिल जाए और पूरा पानी उस मिट्टी में गिरता जाए। इससे क्या होगा, मिट्टी के अंदर वो पानी जाता जाएगा, मतलब जमीन के अंदर जा करके वो इकट्ठा होता जाएगा और फिर बाद में वो हमारे काम आ सकता है। समझ में आया? अब आप सोचेंगे मिट्टी के अंदर पानी गया तो हमारे काम कैसे आएगा। अरे भाई नल कहाँ पे होता है, जमीन के अंदर होता है। पानी कहाँ से निकलता है, जमीन के अंदर से निकलता है। जमीन के अंदर पानी है तभी वो बाहर आ रहा है। ठीक है ना, तो हम ये काम कर सकते हैं, ये तो सब लोग कर सकते हो है ना। वैसे आप अपने ग्राउंड में भी कर सकते हो, जैसे हमारा घर है, ठीक है, सामने घर है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक जगह मिट्टी वाला है तो वहाँ का पूरा पानी, वो ग्राउंड का पूरा पानी ऐसा हम पाइप लगवा सकते हैं, या फिर उसको ढलान युक्त बनाए कि जो पूरा पानी है ना वो एक जगह पे जा करके इकट्ठा हो, यानी उस मिट्टी में जाए और नीचे 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 वो जाता जाए। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हो, इसको कहते हैं रिसवाना। देखो यहाँ पे दिया गया है, मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। पहला तो आप बारिश के पानी को इस प्रकार से ये टंकी में भी इकट्ठा कर सकते हो। अभी इतनी बड़ी जो टंकी हमारे पास रहेगी नहीं कि पूरे बारिश का पानी इकट्ठा कर ले, तो इस प्रकार से हम रिसवा सकते हैं। देखिए कैसे, ये देखो पाइप लगाया गया है, ये पूरा पानी इधर आ रहा है और ये मिट्टी है यहाँ पे। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिए, यहाँ पे मिट्टी है और ये पानी नीचे गिरता जा रहा है मिट्टी के अंदर, मतलब मिट्टी पे गिरता जा रहा है, फिर वो नीचे चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग प्रयास कर सकते हो। वैसे सरकार द्वारा भी कई प्रयास किए जाते हैं पानी को बचाने के लिए। तो वर्ष भर पानी की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए बरसात के पानी को रोकना पड़ता है। पानी रोकने पर उसका जमीन में रिसाव होने लगता है। भूजल का भंडार बढ़ने से वृक्षों को पानी मिलता है, साथ साथ कुओं में पानी भर जाता है और खेती करना संभव होता है ना। जब हम पानी रोकेंगे तो क्या होगा बच्चों बताइए, भूजल का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा। इससे क्या होता है, जो पेड़ वगैरह होते हैं इनको पानी मिलता है, क्योंकि जो पेड़ हैं वो पानी कहाँ से लेते हैं बच्चों, जमीन के अंदर से लेते हैं। अब जमीन के अंदर पानी रहेगा तभी तो इनको पानी मिल पाएगा ना। तो जब जमीन के अंदर पानी होता है, हम पानी को रोक करके उसको रिसवाते हैं, उसको जमीन के अंदर डालते हैं, तब जो वृक्ष हैं उनको भी भरपूर पानी मिलता है और वो भी बढ़ने लगते हैं। और साथ साथ क्या होता है, जो कुएं वगैरह हैं वो भी भर जाते हैं। इससे खेती करना भी संभव हो पाता है। तो सोचिए पानी के बहुत सारे फायदे हैं और हम उनको बचा भी सकते हैं। अगर हम प्रयास करें ना तो हम क्या नहीं कर सकते, बस हम करना नहीं चाहते, वो अलग बात है। ठीक है, तो कभी भी हमको पानी की कमी होगी ही नहीं अगर हम ये सारी चीज़ें करें। देखो सबसे पहली बात तो प्रकृति को हम नुकसान न पहुँचाएं, पेड़ों को अंधाधुंध ना काटें। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि बारिश के पानी को बचाना सीखें, ना कि ऐसे उनको नालियों में बहने दें। ठीक है, क्योंकि अभी शहरों में क्या होता है बच्चों, पक्की सड़कें बना दी जाती है। अब पक्की सड़कें आप ही बताइए ना, गिट्टी बालू है, गिट्टी वगैरह, तो उसमें क्या पानी नीचे जा पाएगा? उससे नहीं। पानी कैसे नीचे जा पाता है, मिट्टी के, जब मिट्टी पे वो गिरता है तो मिट्टी के द्वारा वो अंदर जा पाता है। जैसे शहर में अगर आप देखोगे तो आपको मिट्टी तो आप ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, पर मिट्टी कहीं आपको मिलेगी ही नहीं। बहुत कम ऐसी जगह होंगी जहाँ पर आपको मिट्टी मिलेगी। ठीक है, तो
देखो गांव शहर में तो मिट्टी है नहीं, तो पानी रिसता ही नहीं है। अब रिसता नहीं है तो वहाँ पे कमी तो होगी, क्योंकि पानी बारिश का पानी आता है ऐसे ही बहता जाता है, ऐसे ही बहता जाता है नदियों नालियों में, तो क्या फ़ायदा। वहीं अगर मैं गांव की बात करूँ तो गांव में पक्की सड़कें ज़्यादा हमको देखने को नहीं मिलती, और जहाँ पे पक्की सड़कें नहीं है वहाँ पर पानी आपको 100% मिलेगा, क्योंकि पानी जब ऊपर से नीचे आया तो वो ज़मीन के अंदर गया, रिस गया, और ज़मीन के अंदर गया तो उसका भूजल स्तर भी बढ़ा। भूजल स्तर बढ़ने के कारण नल में पानी आता है और हम लोग उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यही एक सबसे बड़ा कारण है कि गांव में पानी की कमी नहीं होती है, वहाँ पर पानी आता रहता है और शहर में पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जमीन में पानी रिसने के लिए अलग अलग प्रयास किए जाते हैं, बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े बांधों को बनाया जाता है जमीन में पानी को रिसवाने के लिए, परंतु सभी स्थानों पर बांध बनाना संभव नहीं है ना। मतलब जमीन में हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े बांध तो बना सकते हैं, लेकिन हर जगह बांध बनाना संभव नहीं होता है। ठीक है, परंतु सभी स्थानों पर बांध बनाना संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में छोटे तालाबों का निर्माण करना, ढलानों पर छोटी छोटी मेड़ बनाना, आड़ी नालियाँ खोदना, गांव में झरने नाली इत्यादि पर छोटी दीवारें बनाकर पानी रोकने का काम सरकार तथा नागरिक एकत्र होकर करते हैं। सुनिएगा बच्चों, और पानी को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, तो सुनिए। ऐसी स्थिति में क्या होता है, देखो पानी का जो बांध यहाँ पे बनाने की बात की जा रही है वो तो हर जगह नहीं बनाया जा सकता। तो क्या किया जाता है, ऐसी स्थिति में ना छोटे छोटे तालाबों का निर्माण किया जाता है। उन तालाबों में पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, या फिर ढलानों पर छोटी छोटी मेड़े बनाई जाती है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ, देखिए, ये देखिए यहाँ पर, ये देखो, ये समझिए ढलान है, क्योंकि देखो ऐसा जो रहता है उसको क्या कहते हैं, ढलान कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पानी गिरा तो वो सीधे पूरा सरक करके कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा। अब मैं यहाँ पे बात कर रही थी कि पानी को हमें रिसवाना है, तो क्या करते हैं, इस प्रकार से मेड़े बनाई जाती है। ठीक है, मतलब उसको ऐसे करके ना उसमें खोद दिया जाता है, थोड़ा सा गड्ढा कर दिया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब वो पानी आएगा ना तो उन गड्ढों में जाकर के इकट्ठा हो जाएगा। अब वो गड्ढों के माध्यम से वो धीरे धीरे क्या होता है, रिसता जाता है और फिर वो ज़मीन के अंदर चला जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है, आप लोग देख सकते हो। इसमें पानी आएगा फिर वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, कुछ स्थानों पर घरों की छतों पर गिरने वाले बरसाती पानी को पनारों की सहायता से आंगन में रखी गई टंकियों में संचित किया जाता है। जैसा कि मैं आपको बता रही थी, वही जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कैसे ये टंकियों में संरक्षित किया जा रहा है। इस पानी को देखिएगा, ये देखो छत पर का पानी आ रहा है इस पाइप के द्वारा और इस टंकी में इकट्ठा होते जा रहा है। इससे क्या होगा, इस पानी का उपयोग हम लोग बाद में कर सकते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे और क्या बताया जा रहा है, देखो बच्चों, नाले पर बांध बनी हुई है, इससे भी क्या होगा बताइए, इससे क्या होगा, ये जो पानी ये ज़मीन के अंदर धीरे धीरे रिस करके चला जाएगा, इससे जो भूजल स्तर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और हमको पानी उपलब्ध हो पाएगा। हमें देखो यहाँ पे आपके लिए शिक्षा दी गई है कि हमें पानी का उपयोग काट छांट के साथ करना चाहिए, मतलब सोच समझ करके हमको पानी का उपयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ बरसाती पानी को रोककर ज़मीन में से उसे रिसाने का प्रबंध करना चाहिए। वही मैं कब से बोल रही हूँ, रिसवाना, तो वही हमको यही करना चाहिए कि बरसात के पानी को हम रोकें और फिर उसको ज़मीन के अंदर रिसवाने का प्रयास करें, या फिर टंकियों में उसको संग्रहित करें। कुछ भी कर सकते हो, बड़ी बड़ी हम टंकियाँ बनवा सकते हैं और उसमें पानी को संग्रहित करवा सकते हैं। ऐसा करने पर क्या होगा, जो बरसात के दिनों में, बरसात के जो बाद वाले समय होते हैं उसमें जो हमको पानी की कमी हो जाती है, वो कमी हमको नहीं सहनी पड़ेगी, मतलब पानी हमारे लिए उपलब्ध रहेगा। हम कर सकते हैं ना, जैसे समझिए कि नया नया अभी घर बनाने जा रहे हैं, अभी जिनके घर बन चुके तो वो लोग तो खुद कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो लोग अभी घर बनवाने जा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, ज़मीन के अंदर ना बहुत बड़ी सी टंकी खुदवा सकते हैं। ठीक है, उसमें एक पाइप भी लगा सकते हैं। जब बारिश का सीज़न आए तो वो जो पूरा पानी वो पाइप के द्वारा उस टंकी में जाता जाए। घर के अंदर बनवाना चाहिए, क्योंकि ऐसे हम बाहर बनवाओगे तो वो सूखने का भी खतरा हो सकता है। ठीक है, तो उसको आप बनवा दीजिए, फिर वो पानी, मतलब ऐसा सिस्टम आप बनाइए। ऐसा बहुत घरों में ना ऐसा प्रयास किया भी गया है बच्चों। ठीक है, तो वो पानी उसमें जाता रहेगा। अब क्या होगा, अब वो समझिए वो टंकी ऊपर से बंद है, एक पाइप बस उसमें लगा हुआ है। अब जब बरसात बीत जाएगी, कभी पानी की कमी आ गई, तो आप क्या कर सकते हो, वो जो टंकी में पानी भर करके रखा हुआ है उसका उपयोग कर सकते हो। समझ में आया। तो इस प्रकार से हमको प्रयास करनी चाहिए जल प्रबंधन के लिए। देखो इनको टंकियों में कैसे इकट्ठा किया जा रहा है, इसको रिसवाया जा रहा है।
इसे सदैव ध्यान में रखो कि पानी क्या है, जीवन है, इसलिए पानी रोको, रिसाव संग्रह करो और उसका उपयोग आप सोच समझ करके करो। हमने क्या सीखा बच्चों कि पानी में सजीवों के लिए घातक पदार्थों के घुलने पर पानी क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। जल भंडारों को प्रदूषण से बचाने के लिए उनमें दूषित जल छोड़ने से पहले उस पर कई प्रक्रियाएं की जाती हैं और पानी की आपूर्ति करने से पहले गांव के जल शुद्धिकरण केंद्रों में पानी में घुले हुए और न घुले हुए पदार्थों को अलग किया जाता है। साथ साथ पानी का निर्जंतुकीकरण यानी कि रोगाणु रहित उसको किया जाता है। दीर्घकाल तक वर्षा न होने पर अकाल पड़ता है। अगर ज़्यादा समय तक वर्षा नहीं होती तो अकाल पड़ जाता है और अकालग्रस्त क्षेत्रों के मनुष्यों, प्राणियों तथा वनस्पतियों पर अकाल का आघात लगता है। पानी को रोककर, रिसवा कर और संग्रहित कर के बरसात के बाद वाले समय में पानी का उपलब्ध कराने की जो प्रक्रिया होती है उसको ही हम क्या कहते हैं बच्चों, जल प्रबंधन। अब समझिए, आपके परीक्षा में पूछ दिया कि जल प्रबंधन किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या लिख सकते हो। देखो इसका उत्तर मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, पानी को रोक कर, रिसवा कर और संग्रहित करके बरसात के बाद वाले समय में पानी उपलब्ध करवाने की जो प्रक्रिया होती है, इसको ही हम क्या कहते हैं बच्चों, जल प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपका पाठ ये जो है मतलब ख़त्म हुआ। अब जो प्रश्न उत्तर हैं तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, तो जितना मैंने आप लोग को पढ़ाया आप उतना पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा। कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।